ना रिकॉर्डिंग में से हाँ हो बात गया। कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर जहां उत्पन्न होने की बात आती है, तो जब हम उत्पन्न होने के विज्ञान पे जाते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड से रिएक्शन से उत्पन्न हुए। और जो अध्यात्म है या जिसे धर्म भी कह सकते हैं, धर्म के लोग ये कहते हैं कि सनातन मानने वाले होंगे तो कहेंगे भगवान ने उत्पन्न किया, मुस्लिम होंगे वो बोलेंगे अल्लाह ने उत्पन्न किया, ईसाई होंगे जीसस ने उत्पन्न किया। ठीक है, हम इस विषय में नहीं जाते। हम इस विषय में ये सोचते हैं कि ठीक है जैसे भी हुआ, लेकिन एक संतुलन था। जो भी निर्मित हुआ उसका एक संतुलन था, और उसी संतुलन से पूरी सृष्टि बनी। यानी मनुष्य की संख्या, गायों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, ये एक संतुलन में थी। ठीक है। उसके बाद जैसे हम खाने के जितने भी आइटम हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, वो जिसको जो भी अन्न था उस अन्न को हम बार बार उसी अन्न को उगाते थे। ठीक है, जैसे मान लो हमने गेहूं बोया तो उसी गेहूं के अंदर से हम चुनाव कर लेते थे, सेलेक्ट कर लेते थे कि भाई जो गेहूं अच्छा है, ताकतवर है, जिसका बीज मोटा है, उसी में से सेलेक्ट करके और उसे उगा देते थे अगली बार। कुछ 2-3 सालों में हम खेत चेंज कर लेते थे, इसको चार्जिंग लगा, 2-3 सालों में खेत चेंज कर लेते थे। ठीक है, मिट्टी चेंज करते थे, पानी चेंज करते थे, लेकिन प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्राकृतिक थी, अप्राकृतिक उसमें कुछ भी नहीं था। तो पहला जो चेंज आया वो चेंज आया कि हमने विज्ञान ने बेसिकली हाइब्रिड किया बीजों को। जब हाइब्रिड किया तो उनमें उनके जो गुण थे वो गुण कम हो गए, पहला उनकी पोटेंशियल पावर कम हो गई, उनके जो पोषक तत्व थे ना, ये नहीं है, दूसरा स्विच ऑफ, उनके पोषक तत्व कम हो गए। तो पहला साइड इफेक्ट यहाँ से जो हाइब्रिड हुआ वहां से बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हुई। दूसरा क्या हुआ कि हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले हम जो मिट्टी को पोषक तत्वों की जो पूर्ति, मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हम क्या देते थे, पंच महाभूत ही देते थे। मिट्टी के अंदर पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन डालते थे, जैसे गोमाता का गोबर डालते थे, वो भी पंच महाभूत था। जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं वो डालते थे, मतलब शुद्ध जो ताकतवर चीजें थी वो मिट्टी में डालते थे और उसी से हम अन्न उगा लेते थे। आधुनिक विज्ञान का जब दौर आया, ऐसे की जब होड़ लगी बेसिकली दूसरे वर्ल्ड वार के आसपास, इन्होंने जो रसायनों को डंप करना था विदेशी लोगों ने, तो इन्होंने यूरिया, डीएपी और अनेकों प्रकार के केमिकल बना डाले और भारत जैसे गरीब देशों में वो डंप करना शुरू कर दिया। तो हरित क्रांति के नाम पर हम लोगों को यूरिया, डीएपी ये सब दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तरफ तो मिट्टी का जो पोटेंशियल पावर था, मिट्टी के जो पोषक तत्व थे वो नष्ट हो गए, दूसरी तरफ मिट्टी के अंदर जहर घुल गया, तीसरी तरफ जो मिट्टी के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा नष्ट हो गई। अब ये ऊर्जा का जो विज्ञान है इसको मैं फिर अलग से पढ़ाऊंगा। फिर भी आप देखना, किसी ऐसे किसान की खेत की मिट्टी जो खूब केमिकल डाल रहा है, उस मिट्टी में आलती पालती मार के बैठना, लौटना उस मिट्टी में कपड़े निकाल के, सूंघना उस मिट्टी को और अपने शरीर को महसूस करना। जो सामर्थ्य आपके पास था मिट्टी में लेटने से पहले, आपका सामर्थ्य कम हो जाएगा। सामर्थ्य का अर्थ मैं लेता हूं कि शरीर की ताकत से, तो शरीर के स्टेमिना से। ठीक है, दूसरी तरफ आप किसी बड़े जंगल में जाना जहां कोई मनुष्य गया नहीं हो, उस मिट्टी के अंदर आप लेटना, सूंघना उस मिट्टी को, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि मिट्टी की जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा हमने यूरिया, डीएपी और केमिकल्स के कारण खत्म कर दी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारे साथ ये हुआ। तो उसके बाद जब अनाज उत्पन्न हुआ, हमने यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, उसके बाद जो है अन्न उगा, पौधा उगा, उगने के बाद हमने काट लिया, काटने के बाद जो है उसे प्रयोग किया। तो जब हम प्रिजर्व करते थे, यानी कि हम उसको जीवों से बचा के रखते थे, गेहूं हो, चना हो, जो उसकी पूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया होती थी, है ना। पूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होती थी कि उसको हम स्टोर करके रखते थे, मिट्टी की जो है अलमारियां बनाई जाती थी, उनके अंदर नीम के पत्ते डाले जाते थे। बेसिकली जिन वनस्पतियों का स्वभाव ऐसा है जो कड़वा है ना, तो जिससे जीव उत्पन्न ना, वो वनस्पतियां, जैसे नीम के पत्ते डाले जाते थे, अरंड के पत्ते यूज किए जाते थे,
अरंडी का तेल यूज किया जाता था, ठीक है, स्टोरेज के लिए एयर टाइट रखा जाता था। तो वो प्रक्रिया फिर टूट गई। उस प्रक्रिया में क्या आ गया, उस प्रक्रिया में एल्ड्रिन की गोलियां आ गई और बहुत सारी कंपनियों की गोलियां हम रखने लगे। तो वहां तीसरी प्रक्रिया में हमें जहर मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे फल और सब्जियां हैं उनके ऊपर प्रहार हुआ। वो किस प्रकार से हुआ कि उनको पकाने के लिए, जैसे आम है, आम एक समय में हम पका हुआ खाते थे, पेड़ का खाते थे, या फिर 4-5 दिन पहले पेड़ से 10 दिन पहले तोड़ते थे किसान, उसको पेटियों में बंद करते थे। तो नेचुरल जो हीट है, वातावरण की अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, आयुर्वेद में उसे प्रकृति कह सकते हैं, उसी से फल पकता था। अब उसकी जगह क्या आ गया, कार्बाइड आ गया। और अब कार्बाइड नहीं है, अब कार्बाइड से भी खतरनाक केमिकल आ गए हैं, चाइनीज केमिकल है। मैं देख रहा था कि मात्र एक ही पुड़िया पूरे गोदाम में फेंकते हैं और पूरे गोदाम के जो आम है वो सारे के सारे आम पक जाते हैं। तो ये एक और जहर हमारे जीवन में आ गया। उसके बाद जो भोजन में क्या परिवर्तन हुआ कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बन गए। आम को स्टोरेज कर रहे हैं 12 महीने के लिए, कुछ किसी भी चीज को 12 महीने के लिए स्टोरेज कर देते हैं, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो वहां से भी पोषक तत्वों का समापन। तो जो सबसे बड़ा कैंसर का कारण बढ़ा, वो बढ़ा हमारे भोजन के अंदर परिवर्तन। भोजन का परिवर्तन मैंने आपको समझाया किस किस लेवल पे हुआ। पहले तो है उसको हाइब्रिड किया गया, उसके बाद जो है मिट्टी के जो पोषक तत्व है उनको नष्ट किया गया यूरिया डीएपी के नाम पर। उसके बाद मिट्टी की ऊर्जा नष्ट हुई। उसके बाद जो है भोजन के स्टोरेज में जहर आया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भोजन में कहाँ पे जहर आया, नेक्स्ट लेवल पे उसका जो पकाने का तरीका है उसमें जहर आ गया। और उससे अगले लेवल पे कहाँ जहर आया, उससे अगले लेवल पर बाजार ने क्या किया, हम सब लोगों का माइंड वॉश कर दिया। और बाजार ने बोला कि भाई आप जो है बढ़िया क्वालिटी का आशीर्वाद का आटा खाओ, आप सीताराम कंपनी का खाओ, मोहन राम का खाओ। अब जब वो आटा जो है उसको पीस के पैकेट में पैक किया जाता है तो उसका ऊर्जा नष्ट होती है। किस किस लेवल पे ऊर्जा नष्ट होती है, जब फैक्ट्रियों में आटा पिसता है तो जो मशीनें उसे पीसती हैं उसका जो हीट टेम्परेचर है वो बहुत हैवी होता है। तो वहां पर भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो गए। उसके बाद उसको जब प्लास्टिक की थैली में पैक किया जा रहा है तो वो प्लास्टिक उसकी एनर्जी खा रहा है। उसके बाद 6 महीने तक उसमें कीड़े ना पड़े उसके लिए उसके अंदर केमिकल मिलाया जा रहा है, वहां पर उसमें जहर आ गया। और चौथा, वो पड़ा रहता है अलग अलग जगह पे, दुकानों में 6 महीने तक नकारात्मक स्थानों पे पड़ा रहता है, तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और उसी भोजन को हम फिर करते हैं, करने के बाद फिर एक लेवल पे जहर आ गया। कहाँ जहर आ गया कि आटे को गूंथते हैं रात्रि में और उसको जितना बन गया उसको खा लेते हैं, और बाकी को जितना बन गया खा लिया, बाकी को कहाँ ले गए, बाकी को ले गए फ्रिज के अंदर। तो फिर एक लेवल पे हमारे अंदर जहर आ गया। मतलब मूल अगर मैं कहूँ कि भोजन में 6 जगह से जहर घुस गया है ना। घुस गया कहाँ से, पहले घुसा बीज के परिवर्तन से, फिर घुसा जमीन में यूरिया डीएपी से, उसके बाद कहाँ घुसा, उसके बाद घुस गया आपका स्टोरेज में घुस गया, स्टोरेज के बाद आपका घुस गया कि फलों को पकाने में घुस गया, पकाने के बाद आपका घुस गया कहाँ पर, आपका जो है पिसा पिसाया आटा है वहां घुस गया। उसके बाद जो मनुष्य ने आलकस लिया कि चलो 2 टाइम का इकट्ठा गूंद लेते हैं और उसको फ्रीज में रखा, तो फ्रीज में हानिकारक गैसें होती है उसको जहरीला बना देती है। तो इस प्रकार से भोजन से हम पूर्ण रूप से मर चुके हैं। अब जो अगली मौत है ना, वो मौत इतनी भयानक होगी, ये समझो कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, कैंसर तो दूसरी बात है। वो है जीएम सीड्स। अब जब जीएम सीड्स जिस तेजी से पूरे विश्व में लेके आया जा रहा है, जीएम क्या है, जीएम को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो किसी भी जो फल है, अनाज है, उसके जीन्स को ही चेंज किया जा रहा है, उसके डीएनए को ही चेंज किया जा रहा है। मतलब आप गेहूं लेके आओगे बाजार से, बो दोगे तो उगेगा नहीं, तो उगेगा नहीं तो क्या होगा। अब इसके बहुत लंबे परिणाम आने वाले हैं। लंबे परिणाम क्या आने वाले हैं कि आप सोच रहे हो जीएम को आप खाओगे तो आप बच्चे पैदा करते जाओगे, नहीं। जैसे वो खेत में जो गेहूं बो रहे हो, चना बो रहे हो, उससे दोबारा चना गेहूं नहीं उग रहा, वैसे मनुष्य से नहीं उगेगा। आज संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होती है, फिर नहीं हो पाएगा वो संभव। क्यों नहीं हो पाएगा, उस जीएम सीड्स को आप खाओगे तो आपकी फर्टिलिटी खत्म होगी।
और प्रकृति में वो सारे जीव जो आपकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उनकी फर्टिलिटी खत्म होगी। अब सारे जीवों का अर्थ क्या है? मधुमक्खी है, मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती है, मधुमक्खी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो शहद में फर्टिलिटी के गुण नहीं होंगे। जो भी फल उग रहे हैं उन फलों में फर्टिलिटी के गुण नहीं होंगे। आपका जो रस वीर्य बनता है वो सब भोजन से ही तो बनता है, अकेले डीएनए का योगदान थोड़ी ना है। डीएनए तो एक बार आपके शरीर में वो जो है फीचर्स पैदा कर देता है। जैसे एक गाड़ी को समझो, गाड़ी आपने खरीद ली तो गाड़ी एक बार फीचर्स दे देगी आपको, लेकिन उसे चलाने के लिए तो तेल चाहिए। तेल नहीं है तो वो चल नहीं सकती, सीएनजी नहीं है तो नहीं चल सकती, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो नहीं चल सकती। तो इसलिए ये भोजन का जो विष है इसे बचना है। जितने भी रोगी हैं, अब इसको बचने का तरीका क्या है? अब आज की डेट में तो आपको ऑर्गेनिक मिलेगा नहीं, है ना। जैसे मेरा खुद का खेत था, 8 वर्षों से मैंने उसमें पैदा करने की स्थिति में नहीं था तो खाली छोड़ा। अब हमने उसके अंदर गेहूं का उत्पादन किया, अच्छा उत्पादन हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुरा हुआ। बिना मेहनत के 18-20 क्विंटल गेहूं हो गए। बताओ क्या करेंगे, कितना खाएंगे हम। तो वो जो गेहूं है, सबसे पहले लेवल पर आपको जो कैंसर रोगी हैं आज ही, क्योंकि कैंसर को ये मानना कि भाई एक बार दवाई ली, पेट स्कैन क्लियर आ गया, सीटी स्कैन क्लियर आ गया, ये मूर्खता है। क्योंकि एक समय तक मैंने भी ये मूर्खता की, मुझे लगा था कि भाई आयुर्वेद से, मैंने सुना था कि आयुर्वेद से ठीक होगा तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन मेरे यहाँ बहुत लोगों को हुआ, रिपीट हुआ। पहले जो 500 केसेज है उसमें जब मैंने दोबारा से फोन करवाया तो 26 लोगों को रिपीट हो गया। तो मेरा कंसर्न ये है कि सबसे पहले जो किसान जो है, जो कैंसर रोगी है, वो खेती की जो जमीन है उसे जहर मुक्त करना शुरू करें, है ना। उसका एक हिस्सा आप बिल्कुल अपने लिए रिजर्व कर दो। जो शहरों में रहते हैं वो गाँव में किसी से अपना मित्रता स्थापित करें जो आपके लिए ऑर्गेनिक उगाए। सीधा जो है मन का संबंध स्थापित करें, दिल का संबंध स्थापित करें। और इमीडिएट जो आपको करना है कि जहां से ऑर्गेनिक मिल सके ऑर्गेनिक आप खाओ। हो सके तो जो साबुत अनाज लेके, और अपने रोगी के लिए जो जितना प्रेम करता है सुबह सुबह 4 बजे उठे और उसे थोड़ा सा पीस ले। हाथ की चक्कियां आ गई हैं आजकल मार्केट में, बहुत सारी जो है स्लो, बिल्कुल कम वोल्टेज पे जो आटा बनाती हैं ऐसी चक्कियां आ गई है, मैनुअल चक्कियां आ गई, उनका आटा उन्हें दे, ये इसमें कर सकते हैं। फल सब्जियां का चुनाव करें जिनमें जहर नहीं है, ऑर्गेनिक लें। और ये नहीं संभव है कि सारी ऑर्गेनिक मिल जाए, तो उनको पहले गर्म पानी में डालें और थोड़ा सा उसमें गोमूत्र डालें, फिर जो है उसको साफ करके प्रयोग करें। कुछ फल अभी भी है जिनमें जहर नहीं डलता, उनकी मात्रा ज्यादा कंज्यूम करें। जैसे इस सीजन में क्या आ रहा है, सहतूत आ रहा है, तो सहतूत को ज्यादा यूज करें। बिल्कुल कैंसर रोधक भी है, कैंसर नाशक भी है और केमिकल फ्री है। फिर जामुन आता है तो जामुन में भी कोई केमिकल यूज नहीं होता जितना मेरा नॉलेज जाता है। उसके बाद अमरूद को पकाने में भी कोई केमिकल यूज नहीं होता। उसके बाद ऐसे फलों का चुनाव करें जिनके ऊपर बाहरी मोटी परत है, जैसे नारियल हो गया, ठीक है, बेलगिरी हो गई। बेल को हालांकि पकाने के लिए जहर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बेलगिरी के ऊपर एक अच्छी परत है, तो बेलगिरी आप ज्यादा से ज्यादा इस समय इस्तेमाल करें। बेलगिरी का मतलब है बेल पत्र का, जो भगवान शिव को जो पौधा चढ़ता है, इस समय अगर आप उसका सेवन लगातार करेंगे तो आपके कैंसर को 5-7% तक खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, सीताफल हो गया, उसको खूब इस्तेमाल करें। अनार में केमिकल कम से कम आता है, इनका फलों का इस्तेमाल करें। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बाजार में या किताबों में जिनके नाम ही नहीं है, लेकिन वो होते हैं, खाए जाते हैं, क्षेत्रीय फल हैं। जैसे अभी हम नागपुर के क्षेत्र में गए थे, तो वो बच्चे का नाम तो याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मैंने एक फल खाया था, बेलगिरी जैसा ही फल था। अब वो क्षेत्रीय फल है, वहां भी केमिकल के चक्कर में पहुंचा ही नहीं है, उसका सेवन करें। ठीक है, तो ये आज कैंसर के रोगियों के लिए थी स्पेशल। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना। तो आप